हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर रहेंगे, ये हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पैटर्न पर रहेगा और ये काफी आपको आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और एंड में अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। सेकेंडली, ये सारे कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सारे कोर्सेज ऐप पर बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं और इनके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। फुल लेंथ हो, सेक्शनल हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस को वहां पर एनालाइज कर सकते हो। मोर ओवर, J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन के जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में 2 to 3 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट JKCS ऐप पर मिलेंगे। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, JKCS ऐप को, और वहां पर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं उनको अटेम्प्ट करो और J&K में अपना स्कोर आप एनालाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, सेक्शनल टेस्ट भी 5 to 6 सेक्शनल टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऐप आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर आप JKCS ऐप को डाउनलोड करो और ये फ्री मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करो और J&K में अपना स्कोर और अपना रैंक एनालाइज करो। अगर कोई भी इशू आता है तो दिए गए स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, आप इस पर अपनी क्वेरी डाल सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का लेटेस्ट पैटर्न पर है जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। इसका आपको कंप्यूटर का लेटेस्ट पैटर्न पर जो कोर्स है MCQs का, वो भी ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पर लिखा गया है कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैम, रोम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। अब रैम रोम के बारे में तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि सेकंड स्टेटमेंट तो आपको देखते ही पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने रैम रोम को काफी बार पढ़ लिया है। रैम की जो शॉर्ट ट्रिक हमने की थी, वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि इसको उल्टा कर दो। रैम में ये जो ए है इसको उल्टा कर दो, वी बना दो। तो आपको पता है रैम क्या है, फिर वी बन गया वोलाटाइल है। वोलाटाइल है मतलब ऊर्जा आती है, इसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, ये चल रही है, रनिंग में है, जैसे ही बिजली गई, पावर सप्लाई हुआ, ये उड़ गई। दिस इज टेम्पररी, दिस इज वोलाटाइल एंड दिस हैज कनेक्शन विद द इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है किसके? रैम के। अब इसका उल्टा रोम में होता है। अब देखो, अगर रैम वोलाटाइल है, टेम्पररी है, तो रोम तो परमानेंट होगी ना। तो जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? यहाँ लिख रहे हैं रोम इज अ वोलाटाइल, तो वोलाटाइल ये गलत हो गया ना। हमने यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने, अब देखो फर्स्ट थर्ड करेक्ट है कि नहीं है। कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी जो होती है ना, वो कहाँ होती है? क्या कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखते जाओ और एंड में आपका आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आता है उसे भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करना। देखो, कैश मेमोरी जो होती है ये CPU के बिल्कुल पास होती है, इसलिए CPU डेटा को बहुत जल्दी क्या कर लेता है? असेस कर लेता है। रैम थोड़ी दूर होती है, इसलिए कैश रैम से क्या होती है? फास्ट होती है। आपने हायरार्की टेबल तो पढ़ा ही होगा, अरिहंत की बुक में हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स, या आप अपने क्विक नोट्स या शॉर्ट ट्रिक्स में लिख सकते हो। आपको हायरार्की टेबल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एंड लास्ट में हार्ड डिस्क। अब मुझे आप एक चीज और बताना, हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव के कुछ 3-4 मुझे डिफरेंस कमेंट सेक्शन में बताओ, ये आपको काफी हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है। अब देखो ऑप्शंस में फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड, ठीक है, ये हो सकता है। सेकंड वाला तो आएगा ही नहीं ना, सेकंड तो करेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, हमें पता है सेकंड वाला गलत है, तो जहां जहां सेकंड है वो तो ऑटोमेटिकली कट हो गए ना, तो फर्स्ट ही आंसर है। हमें तो थर्ड देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पर। फिर भी अभी हम थर्ड देखेंगे क्या कह रहे हैं थर्ड में। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द CPU। तो रजिस्टर CPU के अंदर ही होते हैं और सबसे क्या होते हैं? फास्टेस्ट होते हैं, तेज मेमोरी होती है। CPU कैलकुलेशन करते वक्त सबसे पहले किसका यूज करती है? रजिस्टर्स का यूज करती है। आपका ALU का जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो है वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। एक चीज और बता दूं, वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जिसका डेटा पावर ऑफ होते ही क्या हो जाता है? पावर ऑफ होते ही डेटा जो है डिलीट हो जाता है। जैसे हम पहले कंप्यूटर पे काम कर रहे होते थे, उसको पावर सप्लाई लगी होती थी, हमने उसको हम PDF या PPT बना रहे हैं कंप्यूटर पर और वो पावर ऑन है, तो कंप्यूटर चल रहा है, PPT बन रही है, बट जैसे ही लाइट ऑफ होती थी तो क्या होता था? अगर हमने उसको सेव नहीं किया होता था ना, तो वो डिलीट हो जाता था जितना भी हमने PPT पे काम कर रहे होते थे। इसलिए हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं हम पहले ही उसको सेव कर देते हैं, ताकि अगर पावर ऑफ हो या स्क्रीन जो है क्या हो, बंद हो जाए, तो हमारा डेटा डिलीट ना हो।
लेकिन रोम का जो डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी रहता है, इसलिए रोम जो है हमने पढ़ा पहले भी, रोम क्या है, रोम इज परमानेंट, रोम इज नॉन वोलाटाइल और इलेक्ट्रिसिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ डेटा जो है सेफ रहता है रोम में। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा, इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ए पार्ट इज द आंसर हियर। ठीक है, नंबर सेकंड है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। जब आप अरिहंत की बुक पढ़ते हो ना, वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर है उसमें उसकी फर्स्ट डेफिनेशन में ही ये लाइन लिखी गई है, वहां पर आप देख भी सकते हो, चेक कर सकते हो, वहां सेम यही लैंग्वेज लिखा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आप मुझे पहले फर्स्ट में बताओ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है, या हम कह सकते हैं एक मीडियम है, एक माध्यम है। जब हम पेंट या क्रोम ओपन करते हैं, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना आपका, यही क्या करता है, हार्डवेयर को क्या करता है, कमांड देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को कमांड देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं, एक होता है प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और थर्ड वन इज कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, शेयरवेयर। दिस इज वेरी, दी सॉफ्टवेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड किसके पास होता है, कंपनी के पास होता है, और वो आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है। हमें पैसे देकर उसे क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। हम उसमें कोई भी किसी भी तरह की ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ओपन सोर्स, अब नाम ही इसका ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स का मतलब हुआ कि जो सोर्स कोड है वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है, हमें उसके लिए कोई पैसे नहीं देने, हम उसे फ्रीली यूज कर सकते हैं, फ्रीली हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लिनक्स इज अ टाइप ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये करेक्ट है, क्योंकि लिनक्स का जो सोर्स कोड है ना वो सबके लिए अवेलेबल होता है, कोई भी इसे देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, इसलिए आपका जो लाइनक्स है ये ओपन सोर्स में आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ करेक्ट ही पूछा हुआ है, ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि जो आपका बियोस है, ठीक है, तो बियोस क्या करता है, क्या करता है, बियोस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। बियोस के बारे में हमने पहले पढ़ा काफी बार, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक फर्मवेयर है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो बियोस ही होता है जो सबसे पहले उठ खड़ा होता है और बाकी लोगों को चेक करता है कि सब अपनी अपनी पोजीशन में आ जाओ। तो ये जो है, दिस इज अ फर्मवेयर, जो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही हार्डवेयर को क्या करता है, चेक करता है, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो बियोस का जो काम है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो काम है, दैट इज बेसिकली कंप्यूटर को क्या करना, स्टार्ट करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वन, ये इनकरेक्ट है, ये कोई फुल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये फर्मवेयर है, ये हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन करता है जब कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली जो है, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है और अपने आंसर्स मार्क करें, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, और आपको किन टॉपिक्स पर और वीडियोस चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना। नंबर थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर बात हो रही है लोकल एरिया नेटवर्क की, इंटरनेट की और ब्लूटूथ की। तो हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कवर करता है स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया देन मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, एरिया साइज ट्रिक क्या रहती है, एरिया साइज ट्रिक एल एम डब्ल्यू, यानी कि एल से हो गया आपका लैन, यानी कि लिटिल एरिया, ये छोटा एरिया कवर करता है। एम से हो गया मैन, आपका मीडियम एरिया यानी सिटी कवर करता है। और डब्ल्यू से हो गया वैन, यानी कि वर्ल्ड, ये आपका सबसे जो है बड़ा एरिया कवर करता है। तो इसका जो एक रहता है ऑर्डर, वो इस तरह से रहता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है ऑर्डर। ब्लू से याद रखना, ब्लू नो वायर, यानी ये वायरलेस होता है, ये वायर्ड नहीं होता। आपका जो लैन है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, अब लोकल एरिया से ही इसका मतलब क्या होगा, लोकल एरिया से मतलब होगा, लोकल एरिया में क्या आते हैं, घर आते हैं, होम, या फिर आता आपका दफ्तर। मैन में, अब ऐसे याद रखो, मैन जो है सिटी में रहना प्रेफर करता है, तो ये सिटी में आ गया। वैन,
W से वैन, W से वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में आ गया कंट्री या वर्ल्ड, तो इसमें क्या रहता है कंट्री या वर्ल्ड में, इसमें रहता है आपका इंटरनेट। ब्लू नो वायर यानी ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ हमें पता है ना वायरलेस रहता है कनेक्शन, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, एक आप यहाँ पर पैन का भी याद रखना, ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और ये सबसे छोटा होता है, ठीक है, पर्सनल एरिया। इसमें क्या आएगा आपका, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आएगा इसमें, मोबाइल, और कोई एग्जाम्पल बताओ कमेंट सेक्शन में, आपकी स्मार्ट वॉच, आपका ब्लूटूथ ईयरफोन्स। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हो रही है। अगर आपको ये चीज अब क्लियर हो गई ना, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा है, लैन जो है वो क्या कवर कर रहा है, लैन कवर कर रहा है आपका स्मॉल जोग्राफिकल एरिया देन मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो यहां पर आपका आएगा ट्रू। क्यों, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क छोटा एरिया कवर करता है, जैसे स्कूल का एरिया हो गया, आपका ऑफिस का एरिया हो गया, आपके घर का एरिया हो गया, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरी सिटी या बड़े एरिया को कवर करता है, इसलिए लैंडमैन से क्या होता है, छोटा होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, कंट्री या वर्ल्ड को। इंटरनेट पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, इसलिए इंटरनेट जो है वैन का एग्जाम्पल है, ये भी करेक्ट है। थर्ड में बोल रहे हैं कि ब्लूटूथ एक वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये वायर्ड नहीं है, ये वायरलेस है। दिस इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपके वायरलेस ईयरबड्स आ जाते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर आ जाता है, फोन से फोन फाइल ट्रांसफर आ जाता है। ब्लूटूथ वायर्ड नहीं है, वायरलेस होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, यहाँ आंसर आपका है सी पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसी टाइप में आपको एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको यहाँ पे हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क को कवर अप नहीं किया ना, वहां पे पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो पूछ सकते हैं। तो वैसे उस टाइप का क्वेश्चन भी हम अभी कर लेंगे, ठीक है। और आंसर आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी होगी, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क is used to connect devices within a short distance, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया होगा, सेकंड में दिया होगा कि वाईफाई इज अ वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वायर्ड देख के हमें पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड में लैन प्रोवाइड हायर डेटा ट्रांसफर स्पीड देन वैन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमने यहाँ पर सीखना, ठीक है। जो लैन है ना ये छोटा होता है, तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी कि जितना छोटा नेटवर्क उतनी ज्यादा स्पीड, ठीक है। जितना छोटा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। तो लैन छोटा है इसलिए उसका हाई डाटा ट्रांसफर रेट होगा, क्योंकि लैन छोटे एरिया में होता है और जल्दी डेटा जो है वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका सही है। और पैन जो है आपका, इसमें एग्जाम्पल्स हमने देखी थी क्या क्या आएंगी, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, और ये आपका क्या आता है, छोटी डिस्टेंस के डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो आपने हर क्वेश्चन को खुद से भी क्वेश्चंस बनाकर देखना है कि इसमें पैन भी आ सकता था, इसमें इस तरह से डेटा ट्रांसफर का भी पूछ सकते थे कि जो छोटे एरिया में रहता है उसका स्पीड किस तरह का रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर अप करना भी जरूरी है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका जो वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चंस आना बहुत ज्यादा मतलब एक ये मतलब ट्रेंडी टॉपिक्स हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर पे। अब यहाँ पर देखो, एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल बिगिंस विद दिस साइन, तो ये जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एक्सेल में जब भी फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा हम इक्वल टू के साइन से जो है स्टार्ट करते हैं। लाइक एग्जाम्पल आप ले लो, ये लिखा A1 प्लस B1, देन हम लिखते हैं ये सम A1 इज टू A5। इस तरह से हम एक्सेल में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड में कह रहे हैं सम इज यूज्ड टू ऐड वैल्यूज, तो ये भी जो है आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सम फंक्शन नंबर्स को क्या करता है, ऐड यानी जोड़ने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल सम 10 20 30, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 60। सम हो गया ऐड करना या जोड़ना। कंट्रोल प्लस सी इज यूज टू पेस्ट डेटा, तो ये गलत है, सी हमेशा कॉपी के लिए यूज होता है, वी होता है पेस्ट के लिए यूज, ठीक है।
वी हमेशा पेज के लिए आप याद रखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, डी यहाँ पर आंसर है। अब देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ना, इसी टाइप में आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि हम तो अब एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपका स्कोर उतना ही बूस्ट होगा एग्जाम के अंदर। तो मैच द फॉलोइंग में आपको इस तरह से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी जाएगी एग्जाम में, आपको मैच करना होगा। तो MS एक्सेल में आपका क्या आ सकता है, आपको फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं कि सम जो है उसका फंक्शन क्या है, आपको पूछ सकते हैं काउंट का फंक्शन क्या है, मैक्स किस लिए यूज़ होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है लाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आपको शॉर्टकट कीज भी सारी लर्न करनी है अच्छे से। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, काउंट्स ओनली न्यूमेरिक सेल्स, ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, एड्स वैल्यू तो आपको पता है कौन करता है, सम करता है, अप्लाई एंड रिमूव फिल्टर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, आपका जो सम है वो ऐड करने के काम आता है वैल्यूज को, काउंट क्या करता है, काउंट करता है नंबर्स को, मैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए यूज होता है, और CTRL शिफ्ट L आपका क्या करता है, फिल्टर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपका आंसर आएगा A का 3rd, B का 1, C का 2, D का 4। तो आपको इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हर एक टॉपिक पर आपको एटलीस्ट 200 टू 250 जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं, ताकि आपका स्कोर जो है वो बूस्ट हुए। और अगर आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर JKCS ऐप को डाउनलोड करो, और वहां पर आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के सेक्शनल टेक्स्ट 5 to 6 फ्री मिलेंगे, और फुल लेंथ वाले 2 to 3 फ्री मिलेंगे। आप उनको अटेम्प्ट करो, अपना जो है JNK में स्कोर देखो कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इंप्रूव करना है तो इन दिनों में अपनी प्रैक्टिस और आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नंबर सिस्टम। यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप इसी टाइप पर मैच द फॉलोइंग भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सेकेंडली कन्वर्जन्स जो होती हैं, कन्वर्जन्स किस तरह से की जाती हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अभी हम फिलहाल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट्स 0 and 1 ओनली। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट्स होते हैं, दैट आर 0 and 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। तो डेसिमल वही नंबर है जो हम क्या करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। इसमें 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसका जो बेस है दैट इज 10, तो ये करेक्ट है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16। ये ट्रैप है, गलत है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है, 16 नहीं होता है। बेस 16 जो है ये किसका होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल का। आपको एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, ये ट्रिक आप नोट डाउन कर लो। आपने याद रखना है बाई, डेक, ऑक्ट, हेक्स, ठीक है। अब इसके नंबर्स आप याद कर लो, 2, 10, 8, 16, तो आपको हमेशा याद रहेगा 2, 10, 8, 16 बाई, डेक, ऑक्ट, हेक्स। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, और इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ए पार्ट इज द आंसर हियर। अब आप यहाँ पर जो कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन हैं उनको खुद से प्रैक्टिस करना, और कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा सा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ताकि हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड भी करेंगे, मैच द फॉलोइंग भी करेंगे, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड एक अलग सा भी करेंगे, ठीक है। फायर वॉल हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। अब देखो एक वॉल है, उसमें अगर फायर लगी है, ठीक है, ऐसे आप उसको याद करने के लिए रखो तो कोई भी अंदर नहीं आएगा ना, क्योंकि वहां पे फायर है। तो इसी तरह फायर वॉल जो है ये क्या है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, गेट कीपर की तरह काम करता है। वो कैसे, जैसे किसी ऑफिस के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं, वैसे ही फायरवॉल नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा को चेक करता है, और जो अनऑथराइज्ड बिना परमिशन यूजर्स को रोकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। तो जैसे डॉक्टर बीमारी को डिटेक्ट और ट्रीट करता है, वैसे ही जो एंटीवायरस होता है, ठीक है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन और दूसरे मालवेयर को डिटेक्ट और रिमूव करता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसको होस्ट की नीड होती है, वायरस को होती है या वॉर्म को होती है। मुझे बताओ आप, ट्रोजन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल, मालवेयर क्या होते हैं, इसका बताओ आप कमेंट सेक्शन में। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो 19 को, ठीक है। फिशिंग इज अ हार्डवेयर फेलियर। तो ये जो है स्टेटमेंट, ये क्या है, ये एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ये हार्डवेयर फेलियर नहीं है, दिस इज ऑनलाइन फ्रॉड,
ठीक है। साइबर अटैक है जिसमें फेक ईमेल, एसएमएस या वेबसाइट के थ्रू पासवर्ड या ओटीपी या बैंक डिटेल चुराई जाती है, यानी कि आपको बैंक के नाम से फेक मैसेज और लॉगिन के लिए डिटेल्स मांगी जाती हैं, इसको हम फिशिंग कहते हैं। फेक मैसेज करके डाटा चोरी किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली यहाँ पर करेक्ट है। अब आप अपने शॉर्ट नोट्स या जहाँ पर भी आप ट्रिक्स लिखते हो या क्विक नोट्स लिखते हो वहाँ पर आप ये चीज़ें लिखो जो मैं अभी लिखने वाली हूँ यहाँ पर। फायरवॉल आप सिर्फ 1 लाइन में लिखो कि एक गेट कीपर है। सेकंड लिखो एंटीवायरस इज लाइक अ डॉक्टर। आपको कंसेप्ट याद रहेंगे, ठीक है। फिशिंग, फेक फिशिंग होती है मतलब डेटा क्या करना, पकड़ना, हार्डवेयर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको एक और क्वेश्चन इस टाइप में आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो आपको नीचे क्या लिख के दिया होगा, आपको नीचे कुछ चीजें लिख कर दी होंगी इस तरह से। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा होगा फायरवॉल फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। सेकेंड लिखा होगा एंटीवायरस कैन डिटेक्ट एंड रिमूव टाइप ऑफ मालवेयर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा होगा अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हैकिंग। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो रिस्क को रोकता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब आपको इसी टाइप में मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में किस तरह से आपको आ सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना आप, ठीक है। और अभी तक आपका क्या स्कोर बन रहा है वो भी बताओ, और आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, इंग्लिश में आपने कहाँ तक किया है, जीएस कंप्यूटर कहाँ तक आपका अभी रिवीजन चल रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर फायरवॉल हैश फंक्शन क्या होता है, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। आपको इंस्टाग्राम में भी आप अपने अकाउंट का 2FA करते हो ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप करते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम पे चैनल है या पेज है, आप उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हो, वो सिक्योर रहता है आपका फिर, ठीक है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन होता है लॉक करना, डिक्रिप्शन होता है उसका ताला खोलना। तो इनक्रिप्शन हो गया डेटा को अनरीडेबल बनाता है, मतलब आप डेटा इजिली रीड नहीं कर सकते, वहां पर वो उसको ताला लगा देता है, लॉक लगा देता है, लॉक कर देता है डेटा को। डिक्रिप्शन ताला खोलना। 2FA क्या करता है, डबल वेरीफाई कर देता है। हैश जो है फंक्शन वो चेक करता है, फायरवॉल जो है गेट की तरह काम करता है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको मैच करना होगा कि कौन प्रिवेंट कर रहा है अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस को, कौन कन्वर्ट कर रहा है रीडेबल डेटा को इनटू अनरीडेबल फॉर्म, और कौन यूज कर रहा है 2 डिफरेंट मेथड टू वेरीफाई अ यूजर्स आइडेंटिटी। तो ये 2 फैक्टर कर रहा है, ये इंक्रिप्शन कर रहा है। प्रिवेंट कौन कर रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को, बताओ। वेरीफाई कौन कर रहा है, मैसेज इंटीग्रिटी यूजिंग अ मैथमेटिकल वैल्यू, हैश फंक्शन। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकंड फोर्थ जनरेशन में क्या है, आपको ये जो टेबल है ये अरिहंत की बुक में मिलेगा, आप उसको लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ, ये करेक्ट है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, आपको जो ईयर है ना, ईयर बहुत जगह पे ना अलग अलग डेट्स दी हुई हैं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस मत ही रखना। मेन आपने देखना है कि वैक्यूम ट्यूब्स किस में थे, किस में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा थी यूज़ हो रही, हीट प्रोड्यूस हो रहा था, कौन से साइंटिस्ट थे जो इन्वॉल्व थे, ठीक है। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ईयर्स जो है वो अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, और ईयर्स वैसे भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कहीं कुछ दिया है कहीं कुछ, तो आप ईयर्स को छोड़ सकते हो। कि कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ये बहुत बड़े होते थे, साइज में ये बहुत बड़े हैं, साइज में बड़े हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी तो हीट भी ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। थर्ड में आईसीस थे और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स थे, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड थर्ड जो आपकी जनरेशन थी वो आई थी 1964 से 71 में, इससे कंप्यूटर छोटा, फास्ट और रिलायबल बन गया था, ठीक है। फोर्थ जो है आपका 1971 और जो प्रेजेंट में है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। आज के लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन इसी जनरेशन पर आपके बेस्ड हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आईसी किसने की थी इन्वेंट। और यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, आईसीस लिखते हैं ना हम हमेशा लिखते हैं आईसीस, यानी कि I1, C2 और S थर्ड, 3 इसमें है ना, तो आपने देखना है 3 है, 1 2 3, तो इसको हमेशा याद रख लो, दिस फॉल्स इन थर्ड जनरेशन, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये ना मेरे को भी काफी ज्यादा डाउट रहता था पहले, तो इससे मुझे कभी नहीं भूलेगा।
आईसीज जो है किसने इन्वेंट किए थे? किल्बी ने। और आईसी में कौन सा मटेरियल यूज हुआ था? सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल यूज हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताओ उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन से दो आते हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन आता है और क्या आता है? जर्मेनियम। ठीक है। आईसीस एक घर है, माइक्रो प्रोसेसर उस घर का क्या होता है? बॉस या ब्रेन होता है। हर माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होता है, लेकिन हर आईसी माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भी पेपर में आ सकती है। हर माइक्रो प्रोसेसर आईसी होता है, क्योंकि आईसीस बहुत सारे आईसीस मिलकर आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। तो हर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आईसी हो सकता है, लेकिन हर आईसी आपका माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता। उसके बाद आप याद रखो यहाँ पर कि आईसी सिर्फ एक चिप है, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। हर माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका काफी सारे जो आईसीस मिलकर क्या बनाते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कौन कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट होगा? ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। डी इज द आंसर हियर। Consider the following statements regarding computer software. Compiler translate the entire program at once. तो ये हमने काफी बार पढ़ा है। कंपाइलर जो है ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है तो कंपाइलर पहले पूरी 100 लाइन पढ़ेगा, फिर एक साथ क्या दे देगा? आउटपुट। होल बुक ये एक साथ पढ़ता है, तो इसमें एरर्स होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, बट ये स्टेटमेंट अभी करेक्ट है। इसमें एरर ज्यादा रहते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, तुरंत जो है ट्रांसलेट नहीं करता है, एग्जीक्यूट जो है नहीं करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है, और लाइन बाय लाइन ही एरर्स भी ठीक होते जाते हैं। इसीलिए ये जो है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इंटरप्रेटर जो है वो बेटर रहता है, कंपाइलर से इसमें एरर्स कम रहते हैं। डिवाइस ड्राइवर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका कंसेप्ट है। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है जेकेएसएसबी के, जब वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे ना, तब ये क्वेश्चन बहुत फेमस था डिवाइस ड्राइवर वाला ना। इसमें प्रिंटर आता था, मतलब एग्जाम्पल दी होती थी कि डिवाइस ड्राइवर कौन सा है इनमें से बताओ। तो इसकी एग्जाम्पल, पहले तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ठीक है। अब होता क्या है? कंप्यूटर आपका एक सिस्टम है और प्रिंटर आपका हार्डवेयर है। अब जो प्रिंटर है वो नहीं समझता आपके सिस्टम को, तो बीच में हम एक डिवाइस ड्राइवर लगा देते हैं जो एक ट्रांसलेटर होता है। किसका? ट्रांसलेटर होता है हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर जो है वो उसको ट्रांसलेट, मतलब हार्डवेयर का ट्रांसलेटर है, सिस्टम को समझने में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन कराता है दोनों के बीच में। ठीक है। तो जिससे दोनों जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब जैसे हम, मतलब तुम इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है, प्रिंटर अपनी लैंग्वेज समझता है, तो बीच में हमें एक ट्रांसलेटर लगाना पड़ता है। वही ट्रांसलेटर आपका डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। ड्राइवर दोनों की जो लैंग्वेज है वो समझता है और मैसेज पहुंचाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पीएम जाते हैं कहीं बाहर, तो उनको बाहर की, जैसे जापान की लैंग्वेज नहीं आती, तो उनके साथ ट्रांसलेटर्स जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही एक सिस्टम यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया आपका सिस्टम, और हार्डवेयर के बीच में ये क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम इसीलिए कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिवाइस ड्राइवर के एग्जांपल्स बताओ, तो उसके एग्जांपल्स में कौन कौन आते हैं? प्रिंटर ड्राइवर हो गया, माउस ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर। और डिवाइस ड्राइवर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कंप्यूटर जो एक सिस्टम है और उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो करवाता है। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पर इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, बी पार्ट इज द आंसर। ओके। इसके बाद मुझे बताओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का नाम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आपका इसमें क्या आता है? एमएस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या होंगे? एमएस वर्ड, एक्सेल, क्रोम, वीएलसी। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर और लिंकर लोडर। एक टाइम पर लिंकर लोडर पर भी बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो आते थे जेकेएसएसबी में। ठीक है। Consider the following statements regarding internet and web. HTTP is used for transferring web pages. तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप ब्राउजर यानी कि क्रोम या एज में वेबसाइट ओपन करते हो, तो ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा भेजने के लिए क्या यूज होता है? HTTP यूज होता है। और जब HTTP के साथ S लग जाता है, दिस मीन सिक्योर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। सेकंड कह रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
आपका इसका क्या है फुल फॉर्म। तो यूआरएल किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, एड्रेस होता है। एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं https www.google.com, जैसे घर का एड्रेस होता है ना, वैसे ही वेबसाइट का एड्रेस कौन होता है, यूआरएल। तो दिस इज योर यूआरएल, वेबसाइट का एड्रेस। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। HTTPS प्रोवाइड्स इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, जो कि मैं आपको यहाँ बता रही थी कि एस लगाने से सिक्योर हो जाता है। HTTPS एस मीन्स सिक्योरिटी। इसमें डेटा क्या हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट मतलब क्या हो जाता है, लॉक। इसलिए ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, पेमेंट वेबसाइट्स जो हैं वो HTTPS यूज करती हैं, सेफ एंड सिक्योर, और डेटा जो है वो लॉक रहता है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है, डी आपका आंसर है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर से JKCS ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको जो आपका एग्जाम है 19 जुलाई को, जूनियर असिस्टेंट JKSSB जूनियर असिस्टेंट J&K हाई कोर्ट का एग्जाम जो है, उसके जो मॉक टेस्ट हैं काफ़ी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और J&K का आपका जो स्कोर है उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोर एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ लाई करते हैं, आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को आप इन 10-15 दिन में क्या कर सकते हो, और इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, JKCS ऐप को डाउनलोड करें। नहीं तो वीडियो के स्टार्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है, सेकंड स्लाइड पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी क्वेरी या कोई भी डाउट जो है वो कर सकते हैं मैसेज व्हाट्सएप पे। एंड सेकेंडली आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट 2 to 3 फुल लेंथ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट आपको वहां पर 5 to 6 सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप जाएं, ऐप डाउनलोड करें और इसका जो है अटेम्प्ट करें, ठीक है। और कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस पक्का कर लेना। एंड सेकेंडली कंप्यूटर करंट अफेयर्स 2026 में जितने भी होंगे उनको एक बार आप देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर की कोई नई टेक्नोलॉजी पे, AI पे, ठीक है, आपका जो न्यूरल प्रोसेसिंग है ये क्या होता है, ठीक है, न्यूरल प्रोसेसिंग आपका यूज हो रहा है किसमें, AI में। AI पीसीस में NPU होता है, AI रिलेटेड काम करता है, जैसे लाइव कैप्शन, बैकग्राउंड ब्लर करना, AI इमेज की प्रोसेसिंग फास्ट करना। तो आजकल कंप्यूटर का जमाना है ना, AI का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग चल रही है, AI चल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी 2026 में क्या चीजें हुई हैं उनको आप एक बार जरूर रिवाइज कर जाना, ठीक है। एक पेज पर लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनको जरूर देख लेना। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और अब तक आपका कितना स्कोर हुआ है ये भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। और आपको इंग्लिश करंट अफेयर जो आपका 30 मार्क्स का है GS, उसमें क्या क्या चाहिए, कितनी वीडियोस चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो स्कैनर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस ही है। स्कैनर पेपर या फोटो को क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर भेजता है, इसलिए इनपुट है, मतलब स्कैनर डेटा लेता है और कंप्यूटर को दे देता है, ठीक है। प्लॉटर इज मेनली यूज टू प्रिंट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, तो ये करेक्ट है। अब कईयों ने प्लॉटर रखे होते हैं, वो टी-शर्ट्स प्रिंट करते हैं, उनका टी-शर्ट्स का एक छोटा सा स्टार्टअप होता है, उस पर प्रिंटिंग करते हैं, तो ये एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज बड़े जो एक्यूरेट मैप्स, बिल्डिंग प्लान, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, जो आपका CAD डिजाइन प्रिंट करने के लिए होता है। टच स्क्रीन एक्ट एज बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जब हम स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन ये दिखाता है ना, जब हम टच स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं तब ये आउटपुट की तरह काम करता है, और जब हम स्क्रीन को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो कमांड कंप्यूटर को मिलता है, कंप्यूटर को कमांड जाती है, तो तब ये इनपुट की तरह काम करता है, इसलिए दोनों है। इसमें आपका क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल ATM मशीन आएगी, जब वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है वो आउटपुट है, जब आप टच करके उसमें अपना क्या डाल रहे हो, अपना कोड डाल रहे हो, उस टाइम पे वो उसको कमांड देगा, तो वो इनपुट है। आपका स्मार्टफोन हो गया जो आपके हाथ में है, आपका टैबलेट हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, डी इज द आंसर हियर, ठीक है। अब आपको इस तरह से भी पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटर करंट टेक्नोलॉजी पर, या एज अ करंट अफेयर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग AI enabled कंप्यूटर। तो AI PCs कंटेन डेडिकेटेड NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट टू एक्सेलरेट AI टास्क। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि AI PCs में NPU होता है, AI रिलेटेड काम करता है, जैसे लाइव कैप्शन, बैकग्राउंड ब्लर करना, AI इमेज प्रोसेसिंग फास्ट करना, तो ये सब इसके काम है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। NPU जो है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट हेल्प परफॉर्म AI प्रोसेसिंग लोकली ऑन द डिवाइस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि NPU की वजह से AI फीचर डिवाइस के अंदर यानी ऑन डिवाइस चल सकते हैं, इससे इंटरनेट की जो डिपेंडेंसी है और बैटरी कंजम्पशन है ये दोनों कम होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आ सकती है आपको, एवरी
AIPC must have dedicated external GPU to run AI features। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि हर AIPC में डेडिकेटेड एक्सटर्नल GPU ज़रूरी नहीं होता कि AIPC सिर्फ किससे काम करते हैं, CPU और NPU या इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ भी AI फीचर्स जो है चला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। इसी तरह के आप और करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस जरूर करना अपने एग्जाम से पहले, है ना। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, रैम, रोम, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो हमें पता है ए को उल्टा करो वी, ये वोलाटाइल होती है, तो 2 आपका इसका आंसर। ए का 2, ए का 2 देखो कहाँ पर है ऑप्शंस में नीचे, ए का 2 सिर्फ ए पार्ट में है, तो यानी कि यही आपका आंसर है। दिस इज द एलिमिनेशन टेक्निक विच यू अप्लाई इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसके बाद आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ए का 2 यहाँ दिया होता तो आपको और चीजें देखने की जरूरत पड़ती, बट आप यही आंसर मार्क करोगे और क्लोज कर दोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड कर लोगे। बट हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रैम कंप्यूटर की क्या है, टेम्पररी मेमोरी होती है। कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक जो है डेटा रहेगा, जैसे ही पावर जो है वो ऑफ होती है तो रैम का डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। ये क्या है, ये एक रनिंग मेमोरी है, कंप्यूटर चल रहा है तब तक काम कर रही है। अब रोम जो है ना, रोम एक आपका परमानेंट क्या है, फर्मवेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोम आपका फर्मवेयर में आता है। और क्या आता है फर्मवेयर में, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी क्या है, फर्मवेयर है। अब रोम में कंपनी पहले से सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अब इसका भी एक एडवांस्ड वर्जन आ गया है, क्या, UEFI स्टोर करती है। इसका डेटा नॉर्मली डिलीट नहीं होता, कंप्यूटर को स्टार्ट यानी बूट करने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। एंड रोम इज ओनली रीड ओनली मेमोरी एंड इज परमानेंट, तो यहाँ पर आएगा ये परमानेंट फर्मवेयर है। कैश मेमोरी जो है CPU के क्या होती है, C से CPU और C से ही क्या है, कैश है, तो ये इसके बहुत पास होती है, सिमिलर है। ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, बार बार यूज होने वाला डेटा स्टोर करती है ताकि CPU जो है जल्दी असेस कर पाए। अब जो चीज़ हम बार बार यूज करते हैं उसे हम अपने पास ही रखते हैं ना, कि हमें बार बार दूर ना जाना पड़े, तो कैश इज फास्टेस्ट एंड CPU की फेवरेट मेमोरी। तो हाई स्पीड CPU मेमोरी इज कैश। वर्चुअल मेमोरी, जब रैम फुल हो जाती है तब हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव का कुछ हिस्सा रैम की तरह यूज होता है, इसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी एक फेक रैम आप ले लो होती है, हार्ड डिस्क का पार्ट रैम की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर इज ए पार्ट। एंड सेकेंडली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसके बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें जो है ना रोटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसमें डेटा एक्सेस जो है वो स्लो रहता है। ये एक आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव लगा लो, एक पुरानी लाइब्रेरी की तरह, मतलब आपको डेटा चाहिए तो आप लाइब्रेरी, आपको बुक चाहिए आप लाइब्रेरियन के पास जा रहे हो, लाइब्रेरियन उसे हर शेल्फ में सर्च कर रहा है। यहाँ पर रोटेटिंग एलिमेंट्स है, मतलब हर शेल्फ पर देखना पड़ रहा है, तो डेटा एक्सेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। बट सॉलिड स्टेट ड्राइव में रोटेटिंग एलिमेंट नहीं है कोई, यहाँ पर डेटा एक्सेस बहुत फास्ट होता है। ये आपका एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह ले लो, कि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर शेल्फ पे डेटा है, हम डायरेक्ट वहाँ जाते हैं और डेटा ले आते हैं, तो ये इस तरह से काम करती है। ठीक है, ये ट्रिक देखो, ये ट्रिक आप लिख लो कि हो गया आपका कड़ी, या आप लिख सकते हो कोई लिंक जो जुड़ रहा है। ठीक है, तो के से हो गया कड़ी या लिंक, तो जब भी आपका आएगा CTRL प्लस के, तो ये होगा आपका हाइपर लिंक। देन ये वाला साइन आपका होता है बड़े वाला साइन यानी इंक्रीजिंग का, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब ये साइन होगा तो मतलब फॉन्ट साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। M मतलब मोर स्लाइड्स, तो जब भी CTRL प्लस M होगा तो क्या आएगा, न्यू स्लाइड, किसमें, पावर पॉइंट में। देन जब भी F2 होगा तो आप लिखना फाइनल प्रिंट चेक, तो आपका आएगा कंट्रोल प्लस F2 दैट इज प्रिंट प्रीव्यू। तो आप इस तरह से इसे लिखें। यहाँ पर देखो के इज फॉर हाइपरलिंक, दिस इज फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये M हो गया न्यू स्लाइड एंड दिस हो गया, ये आपका इसी तरह से ही मैच करेगा, बी पार्ट यहाँ पर आंसर है इसका। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ उसको। अगर होगा कंट्रोल प्लस N वर्ड में तो वो क्या करेगा, वो करेगा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन। अगर आपका होगा कंट्रोल प्लस D पावर पॉइंट में तो वो क्या करेगा, वो करेगा डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आपका होगा कंट्रोल प्लस H वर्ड में तो वो क्या करेगा, फाइंड एंड रिप्लेस। ये वो है शॉर्टकट कीज जो बहुत बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं रेपिटेडली प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। F7 क्या करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होने चाहिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MS वर्ड, ट्रैक चेंज रिकॉर्ड एडिट मेड इन अ डॉक्यूमेंट। तो ट्रैक चेंजेस का काम है डॉक्यूमेंट में किए गए हर चेंज को क्या करना, रिकॉर्ड करना, कि किसने टेक्स्ट ऐड किया, किसने डिलीट किया,
किसने फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज की। तो ट्रैक हम ऐसे भी रख सकते हैं कि नजर रखना, ट्रैक चेंजेस, हर चेंज पर नजर रखना, तो ये करेक्ट है। मेल मर्ज का यूज एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों के नेम के साथ ऑटोमेटिकली बनाने के लिए होता है, ये करेक्ट है। मर्ज का मतलब यही हो गया ना, मर्ज करना। जैसे एक इनविटेशन लेटर है, उसमें लिखा है डियर राहुल, डियर प्रिया एंड डियर अमन, तो लेटर सेम रहेगा, सिर्फ नाम और एड्रेस बदलेंगे। मेल मर्ज में क्या रहेगा, सेम लेटर डिफरेंट नेम्स। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। टेबल ऑफ कंटेंट जो है, अगर आप डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 स्टाइल यूज करते हो तो एमएस वर्ड में एक क्लिक में टेबल ऑफ कंटेंट बना देता है। जैसे एग्जांपल, चैप्टर 1 1 होगा, चैप्टर 2 15 और चैप्टर 3 30, ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाता है। हेडिंग स्टाइल यानी ऑटोमेटिक कंटेंट। तो ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड चेंज करता है। मेल मर्ज क्या करता है, पर्सनलाइज्ड लेटर्स का काम करता है बनाने का, मतलब नाम अलग अलग होंगे, लेटर्स सेम रहेंगे। और थर्ड, ये हेडिंग स्टाइल है टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर जो है सारी स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। एक और चीज मुझे यहाँ पर आप बताओ कि जो स्पेल चेक है, क्या वो आइडेंटिफाई करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक? हाँ, करता है। मेल मर्ज कैन क्रिएट पर्सनलाइज्ड ईमेल्स, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि कस्टमाइज या पर्सनलाइज मेल करता है। हेडर फुटर अपेयर ओनली ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट पर ही होते हैं क्या ये? तो ये गलत है। क्यों? हेडर फुटर हर पेज पर आ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट पेज पर नहीं, ये हर पेज पर हमें हेडर और फुटर दिखता है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं। डेडलॉक कैन अकर ओनली इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो डेडलॉक कब होता है? डेडलॉक तब होता है जब दो या उससे ज्यादा प्रोसेसर्स एक दूसरे का क्या करते हैं, एक दूसरे के रिसोर्स का वेट करते हैं और कोई भी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। लाइक एक है, दो है और ये तीन है, तीन फ्रेंड्स हैं। ये इसको कह रहे हैं कि तू जब आगे जाएगा तब मैं आगे आऊंगा, ये इसको कह रहे हैं कि तू जब आगे आएगा तो मैं आगे आऊंगा, और इसी तरह से ये इसको कह रहा है और ये इसको कह रहा है। तो क्या हो रहा है कि इनकी बातें आपस में ही सर्कुलेट हो जा रही हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मतलब डेडलॉक बन गया यहाँ पर। डेडलॉक सिर्फ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स तक लिमिटेड नहीं होता, ये मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में भी होता है। इसलिए ओनली कभी भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ना, ये वैसे 90% ट्रिक काम करती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आपको किसी स्टेटमेंट में ओनली वर्ड दिख जाए तो उस स्टेटमेंट के 99% चांसेस हैं कि वो स्टेटमेंट गलत होगा। ये ट्रिक आपने याद रखनी है, अब ये ट्रिक एग्जाम्स में लग जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली लगा है, गलत है। फिर भी थोड़ा अपना माइंड भी यूज करना है कि एक्चुअल में गलत है कि नहीं, बट आप यहाँ पर इसको एक मतलब लगा सकते हो। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग में क्या रहता है, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग क्या है बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ मुझे। राउंड रॉबिन में हर प्रोसेस को क्या है, थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड टाइम मिला होता है। फिक्स टाइम या आप कह सकते हो टाइम क्वांटम मिलता है। लाइक एग्जाम्पल, P1 को मिले 2 सेकेंड, P2 को मिले 2 सेकेंड, P3 को मिले 2 सेकेंड और फिर दोबारा P1 आ गया। इस वजह से सभी यूजर्स को CPU का क्या मिलता है, इक्वल चांस मिलता है। इसलिए राउंड रॉबिन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेस्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो ये करेक्ट है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, जब CPU एक प्रोसेसर या प्रोसेस को छोड़कर दूसरी प्रोसेस चलाता है तो पहली जो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, सेव करता है और दूसरी इंफॉर्मेशन को लोड करता है। इस प्रोसेस को कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, यानी स्केड्यूलर प्लस डिस्पैचर का काम। पहली वाली को सेव कर देना, दूसरी को लोड कर लेना। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सी इज द आंसर हियर। राउंड रॉबिन यानी राउंड राउंड सबको चांस मिल रहा है। आप इसको इस तरह से क्विक नोट्स में लिख सकते हो। क्या लिखना है, राउंड रॉबिन मतलब राउंड राउंड सबको चांस मिल रहा है, यानी टाइम क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, टाइम शेयरिंग। देन कंटेक्स्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का स्विच है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है। डेडलॉक के साथ ओनली लग गया तो ये मोस्टली क्या होता है, रॉन्ग होता है। अगर एग्जाम में ओनली लिखा हो तो ध्यान से चेक करो, अक्सर स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, गलत होती है। एवरी रूटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस,
रूटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन नेटवर्किंग डिवाइसेस में सिर्फ रूटर ही नहीं होते, और क्या होता है? हब होता है। लिखो कमेंट सेक्शन में क्या क्या होता है। स्विच होता है, ब्रिज होता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें जो हैं वो लर्न रहेंगी। मॉडर्म होता है, ये सभी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या है ये ट्रू है। एवरी रूटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस बट नॉट एवरी नेटवर्किंग डिवाइस इज अ रूटर, ठीक है। स्विच वर्क मेनली एट द डेटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल आपने पढ़ा होगा सबने, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल, जिसको आता है अच्छे से, कोई ट्रिक आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, पिन कर देंगे, ठीक है। अब ओएसआई मॉडल में स्विच जो है ये क्या है, डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 पर काम करता है। ये मैक एड्रेस देखकर डेटा जो है सही डिवाइस तक भेजता है। अब आपने इसकी ट्रिक क्या याद रखनी है, स्विच इज इक्वल टू मैक एड्रेस एंड इज इक्वल टू लेयर 2। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हब फॉरवर्ड डेटा इंटेलिजेंटली यूजिंग मैक एड्रेसेस। हब कोई मैक एड्रेस नहीं देखता, जो डेटा हब के पास आता है वह उस सभी पोर्ट्स पर भेज देता है, ठीक है। हब जो है ना, जो भी डेटा आएगा वो सारे पोर्ट्स पर उसको भेज देता है। हब एक डम डिवाइस है, क्योंकि ये नहीं देखता किसको भेजना है किसको नहीं, इसके पास कोई डेटा आएगा ये सभी पोर्ट्स पर भेज देगा। पर जो स्विच है ना, एस से स्विच एंड एस से स्मार्ट, तो स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, ये मैक देखकर सही जगह भेजता है। हब इज लाइक हेलो एवरीवन, सबको मैसेज। स्विच इज लाइक हेलो राहुल, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको देना, इसलिए स्विच जो है वो ज्यादा बेटर रहता है इससे। तो यहाँ पर इसका आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सी पार्ट। स्टेटमेंट रिगार्डिंग नंबर सिस्टम, तो हेक्साडेसिमल यूज करता है 0 से 9 और A से F। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं, 16 सिंबल्स होते हैं। 0 से 9 यानी कि 10 सिंबल्स, और A से F 6 सिंबल, तो टोटल कितने हुए, 16 सिंबल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट एक्जैक्टली 4 बाइनरी बिट। एक हेक्साडेसिमल डिजिट हमेशा 4 बाइनरी बिट्स के बराबर होता है। कैसे, ये आपका हेक्स है और ये आपका बाइनरी है, तो A की वैल्यू 1010, F की वैल्यू ये, और 9 की वैल्यू 1001। तो 1 हेक्स डिजिट आपका 4 बिट्स के बराबर होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी करेक्ट है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज बेस 16, तो ये गलत है। ऑक्टल का बेस होता है 8, डिजिट्स होते हैं 0 से 7। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, बी इज द आंसर। जिन भी बच्चों ने J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, जो कि आपका 19 जुलाई को हो रहा है संडे को, उसके लिए फॉर्म्स भरे हैं, तो उनके लिए न्यूज़ है कि JKCS पर जाओ, ऐप पर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो और फ्री मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर देखो J&K में आप कहाँ लाई कर रहे हो। ये जो आपके बचे हुए दिन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, जहाँ पर आपको कोई वीकनेस अपनी दिखती है उस वीकनेस को आप इंप्रूव करो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम, ठीक है। तो आप जाइए ऐप से, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो, JKCS ऐप बाय अफाक सर, तो फिर वहां पर आप मॉक टेस्ट जो है वो लगाओ, सेक्शनल भी और फुल लेंथ भी। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पर हैं सारे टेस्ट। पाइवट टेबल इज यूज्ड फॉर समराइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये सारे डेटा को शॉर्ट और समरी में कन्वर्ट करता है। अगर जैसे 10,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, तो पाइवेट टेबल हमें जल्दी से बता देगा कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए, सब्जेक्ट वाइज एवरेज क्या था, क्लास वाइज टोटल मार्क्स क्या थे। तो पाइवेट जो है दिस इज बेसिकली योर समरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। गोल सीक इज अ व्हाट इफ एनालिसिस टूल, तो गोल सीक में आप रिजल्ट पहले डिसाइड करते हो, एक्सेल बताता है कि इनपुट कितना होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप चाहते हो कि 90% मार्क्स आए तो गोल सील बताएगा कि एग्जाम में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि टारगेट करवाता है ये रिजल्ट को, ये भी ठीक है। वी लुकअप पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा टेबल के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू ढूंढता है और राइट साइड से डेटा रिटर्न करता है, लाइक रोल नंबर और नेम। 101 रिया है और 102 अमन है। तो अगर रोल नंबर 102 सर्च करोगे तो वी लुकअप क्या दिखाएगा, अमन दिखाएगा। लेकिन अगर नेम से रोल नंबर ढूंढना हो तो वी लुकअप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वर्टिकली काम करेगा, फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करता है, ओके। तो यहां पर आप करो वी लुकअप इज वर्टिकल एंड फर्स्ट कॉलम। यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए इज द आंसर हियर। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी, तो कैश मेमोरी जो है इसमें क्या रहता है, कैश मेमोरी इज योर SRAM,
स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के डिफरेंस बताओ। ये बहुत फास्ट होती है, कॉस्टली होती है, सीपीयू के बहुत पास होती है। मेन मेमोरी आपका जो रैम है दैट इज डी रैम, डायनेमिक रैम। कैश से स्लो होती है, सस्ती होती है और कंप्यूटर की मेन वर्किंग मेमोरी होती है। तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद अगर कैश मेमोरी बड़ी होगी, ठीक है, तो सीपीयू को ज्यादा डेटा कैश में ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका होता है कैश हिट हो जाता है, रैम पर जाना कम हो जाता है, ओवरऑल स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एवरेज असेस टाइम भी कम हो जाता है, मतलब जल्दी हम कर लेते हैं। जैसे पढ़ाई की इंपॉर्टेंट नोट्स टेबल पर रखे हो, वो होगी कैश, और बार बार अलमारी होगी आपकी रैम, तो रैम से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, आप टेबल से जल्दी से उठा लेते हो। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड कह रहे हैं कि रजिस्टर्स जो हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं और सबसे फास्ट मेमोरी होते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर कैसे फास्ट होते हैं, स्लो नहीं होते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स हैव स्लोअर असेस, नहीं, रजिस्टर्स हैव फास्टर असेस। जितने भी अरिहंत में आपको टेबल्स दिए हुए हैं ना, उनको इंपॉर्टेंट समझकर याद कर लो। रजिस्टर्स जो हैं ऐसे होता है RC RD। रजिस्टर्स कैश, रैम और डिस्क, यानी कि आपकी SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आंसर है। दूसरी चीज, अगर एग्जाम में आपका रजिस्टर्स वर्सेस कैश आपको दिखे तो हमेशा याद रखना है क्या आएगा, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो फायरवॉल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये गार्ड की तरह काम करता है, ये मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट MFA के बारे में है। तो MFA का मतलब सिर्फ 2 पासवर्ड्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें कम से कम 2 अलग अलग कैटेगरी यूज होती हैं, जैसे समथिंग यू नो लाइक पासवर्ड पिन, समथिंग यू हैव योर मोबाइल OTP हो गया, समथिंग यू आर दैट इज योर फिंगरप्रिंट या फेस ID। तो एग्जाम्पल आप ले लो, पासवर्ड प्लस OTP इज MFA, ठीक है, जिससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर एटलीस्ट 2 डिफरेंट कैटेगरीज, ये भी करेक्ट है। इंक्रिप्शन प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम व्यूइंग डेटा बट डज नॉट इटसेल्फ वेरीफाई द सेंडर्स आइडेंटिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाली, ये भी आपकी करेक्ट है। क्यों, इंक्रिप्शन का काम सिर्फ डेटा को लॉक करना होता है, डेटा क्या बन जाता है, अनरीडेबल। लेकिन इंक्रिप्शन ये नहीं बताता कि मैसेज किसने भेजा है। सेंडर को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल सर्टिफिकेट यूज होता है। स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है, तो सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, डी इज द आंसर। क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, और कौन सी चीजें हैं जिस पर और वीडियोस लानी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। आपको इंग्लिश कंपोनेंट पे चाहिए, जनरल साइंस में चाहिए, आपको GS में चाहिए, करंट अफेयर्स में, या फिर कंप्यूटर के आपको लेटेस्ट पैटर्न पर वीडियोस चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो आपका 19 को एग्जाम है उसके लिए आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अवेलेबल है उनको अटेम्प्ट करें ऐप में जाकर। और थर्ड चीज ये है कि जो कंप्यूटर का लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पूरा पेपर को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज बनाई है, वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है, आप उस पर जाकर पढ़ सकते हैं उसे। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप लिखें क्या है। कंप्यूटर वायरस को लेके ये क्वेश्चन है, क्या आएगा बताओ। अ बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर और MBR ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस। तो बूट सेक्टर का हिस्सा होता है कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना जहां, ठीक है, तो ये क्या करता है, उस सेक्टर को क्या कर देता है, खराब। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बार बार जो है अपना जो भेस है, जो रूप है, उसको क्या करना, चेंज। पॉली हो गया बहुत सारे बना लेना, ठीक है, कि हर बार नया रूप बना लिया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी वॉर्म इज अ वायरस बिकॉज बोथ रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वायरस को होस्ट की जरूरत होती है, वॉर्म को होस्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वॉर्म को किसी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही जो है अपने नेटवर्क के थ्रू ही फैलता रहता है। वायरस नीड्स होस्ट, वॉर्म नीड्स, वॉर्म को क्या चाहिए, वॉर्म को नेटवर्क चाहिए। यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज द आंसर। तो यहां पर कंप्यूटर के हमने 20 क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद आपका इसी एग्जाम का इंग्लिश का, GS करंट का और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का जो है वीडियो आएगा।